नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 में। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। इराक के मोसुल शहर में अगवा किए गए 40 भारतीय लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घर वालों का इनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। अगवा हुए लोगों में अधिकतर पंजाब के हैं। इराक में सुन्नी चरमपंथियों के गुट ISIS पर इन भारतीयों को अगवा किए जाने का शक है। इराक में अगवा हुए और वहां फंसे लोगों के कई परिवार आज दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। मैं पर्सनली सुपरवाइज कर रही हूं उन सबको, इसलिए मैं आश्वस्ति देना चाहती हूं उन लोगों को। आज वो मुझसे मिलने भी आ रहे हैं, मैं उन्हें मिलूंगी भी। सरकार की तरफ से हर संभव, और केवल संभव नहीं, जिसे कह सकते हैं ना कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इराक में अगवा हुए पंजाब के लोगों के परिजन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये लोग जालंधर और अमृतसर से हैं, जिन्हें पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के मीडिया सलाहकार लेकर दिल्ली आ रहे हैं। इराक में अगवा हुए 40 भारतीयों में अधिकतर पंजाब के हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और आज भी वो इस बाबत मिलने वाले हैं। कल सुषमा स्वराज जी से मिला हूं और सारी उनके बात की है और आज भी हम मिलेंगे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए जो कुछ सेंटर सरकार कर सकती है वो कर। पंजाब के कई गांवों के लोग इराक में अगवा हुए हैं। इनमें बटाला के कुलजीत सिंह भी हैं, जिसकी सलामती के लिए घर वाले दुआ मांग रहे हैं। जालंधर की ज्ञान कौर भी अपने पति के बलवंत राय के लिए फिक्रमंद है, तो कपूरथला के गुरविंदर सिंह का परिवार भी परेशान है। पंजाब के होशियारपुर जिले के जैतपुर में गुरदीप सिंह का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गुरदीप की मां का कहना है कि इराक में रह रहे उसके बेटे से उसका कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। होशियारपुर के छिंदकला बंगला गांव में भी एक परिवार गुरदीप सिंह का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गुरदीप की मां का कहना है कि इराक में रह रहे उसके बेटे से उसका कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। होशियारपुर के छिंदकला बंगला गांव में भी एक परिवार सदमे में है। कारपेंटर का काम करने इराक गए एक शख्स के बारे में परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। 15 जून के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अमृतसर के कई परिवार इराक में फंसे अपने लोगों की सलामती के लिए बेहद परेशान हैं। ये परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं कि इनके अपनों को कोई इराक से वापस पंजाब पहुंचा दे। गुरुद्वारे में ये लोग रोज जा जाकर मन्नतें भी मांग रहे हैं। इराक में केरल के कोट्टायम में एक परिवार की 3 लड़कियां भी फंसी हुई हैं। ये तीनों नर्स की नौकरी के लिए वहां पर गई थी। इराक में कुल 46 नर्सें फंसी हुई हैं और इनकी सलामती को लेकर घर वाले परेशान हैं। लखनऊ का एक परिवार इराक में मुश्किल हालात के बीच जान बचाकर वापस लौटा है। इन लोगों ने इराक के खौफनाक हालात बयान किए। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जिनकी जान वहां दांव पर लगी है। उधर इराक में संकट गहराता जा रहा है। ISIS के लड़ाके राजधानी बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आतंकियों ने बगदाद के कई शहरों को पहले से ही कब्जे में ले लिया है। आतंकियों के इस तांडव के आगे इराक सरकार भी बेबस नजर आ रही है। इराक ने अमेरिका से इन आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले करने की अपील की है। इस बाबत अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समीक्षा बैठक भी की। केंद्र सरकार के दबाव के बाद एक और राज्यपाल का इस्तीफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर तख्त ने इस्तीफा दे दिया है। कल रात ही उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन से इस्तीफा देने को कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने उन्हें इस्तीफे के लिए फोन किया, लेकिन नारायणन ने कह दिया कि जब तक उचित अथॉरिटी न कहे वो इस्तीफा नहीं देंगे। असम के राज्यपाल JB पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पटनायक पर भी इस्तीफे का दबाव है। हालांकि राजनाथ से मुलाकात के बाद JB पटनायक ने कहा कि इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री से कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को गुजरात का राज्यपाल बनाया जा सकता है। गुजरात की मौजूदा राज्यपाल कमला बेनीवाल पर भी केंद्र ने इस्तीफे का दबाव बनाया हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी राज्यपाल बनाए जाने की तैयारी है। सूत्रों से खबर है कि केशुभाई पटेल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3 सीटें यहां खाली हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी की 2 सीटों के लिए विधायकों ने वोट डाले। जेडीयू के बाकी 2 उम्मीदवारों को आरजेडी ने समर्थन दिया है। बिहार में राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई है। सूत्रों से खबर है कि जेडीयू के 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है।
पटना विधानसभा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए भी हो रही वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। वोटिंग के लिए लाइन में खड़े बीजेपी और जेडीयू विधायकों के बीच इस दौरान कहा-सुनी भी हो गई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधान परिषद में बीएसपी और बीजेपी ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए टाल दी गई। एक और कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने मोदी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से की है। उन्होंने कहा कि निक्सन की तरह मोदी उभर सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी में चीन और पाकिस्तान के विवाद सुलझाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जैसे निक्सन ने ही चीन में अमेरिकी व्यापार के लिए दरवाजे खुलवाए थे, वैसे ही मोदी चीन और पाकिस्तान के मामले में भारत के निक्सन साबित हो सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले जयराम रमेश के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जयराम रमेश ही बता सकते हैं कि उनके इस बयान के क्या मायने हैं। रेप के आरोपों में फंसे मोदी सरकार में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई के छात्रों ने मेघवाल की बर्खास्तगी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। रेप के आरोपों से घिरे केंद्र सरकार में मंत्री निहाल चंद मेघवाल पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने वाले हो क्या? क्यों? मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पर बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में इराक संकट, महंगाई से लेकर सभी अहम मुद्दों पर सरकार और पार्टी का स्टैंड कैसे रखना है, इसकी जानकारी दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। बादल ने पंजाब में एम्स खोलने की मांग की है और उसके लिए जालंधर के पास 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देने की बात भी कही। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। उन्होंने अमृतसर को विकसित सिटी बनाने की मांग की, जिस पर वेंकैया ने पूरी मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में करीब 20 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, जिनमें आधे कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से एक चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राजस्थान से 2 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना से भी 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलती तो उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 25 जुलाई तक चलेगा। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और 9 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा और आम बजट 11 जुलाई को पेश किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान के दौरे पर नहीं जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि बजट सत्र के बाद ही वो जापान का दौरा करेंगे। बजट सत्र के अगस्त के पहले हफ्ते के करीब खत्म होने के आसार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव टोपनो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1996 बैच के आईएएस अफसर टोपनो पीएम दफ्तर में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने विभाग में सभी कामकाज हिंदी में करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने विभाग में करने वाले काम करने वाले सभी लोगों से कहा है कि अगर हिंदी नहीं आती तो सीख लें। सोशल मीडिया में भी हिंदी को बढ़ावा देने को कहा गया है। हिंदी में कामकाज करने के गृह मंत्रालय के आदेश पर विवाद भी खड़ा हो गया है। इस फैसले का डीएमके ने खुलकर विरोध किया है। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने कहा कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा देने की बात कही है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जाएगा। हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं को हम अनदेखी कर रहे हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक बार फिर से रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इस बाबत मंत्रालय में चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री से विचार करने के बाद ही आखिरी फैसला होगा।
रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि रेलवे में विदेशी निवेश की जरूरत है। एफडीआई कितनी हो, इसे लेकर रेल मंत्री अलग अलग मंत्रालयों से बातचीत कर रहे हैं। अगले 3-4 दिनों में इस बाबत कुछ फैसला हो सकता है। इस महीने से उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी हफ्ते में उधमपुर कटरा रेल का उद्घाटन करेंगे। ये लाइन शुरू हो जाने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को सेना प्रमुख बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। सुहाग के सेना प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने की है। लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने का कहना है कि नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया। सुप्रीम कोर्ट अगले महीने उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। सुहाग नए सेना प्रमुख के तौर पर 1 अगस्त को पद संभालेंगे। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की मीटिंग में मनोहर जोशी ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा। साथ ही बैठक में इसी साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। गाजियाबाद एसीजेएम कोर्ट ने एमएलए सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। राज ने बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कई बार समन भेजने पर भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल आज 44 साल के हो गए। राहुल गांधी फिलहाल विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ उनका जन्मदिन मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर 44 किलो का एक केक काटा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप के बीच जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान राहुल की सलामती के लिए यज्ञ भी किया गया। आम आदमी पार्टी नए कानूनी पचड़े में फंस गई है। मसला इतना गंभीर है कि केजरीवाल की पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। पार्टी की मान्यता लेने के लिए 100 लोगों के हलफनामे की जरूरत होती है और इसी हलफनामे में गड़बड़ी का मामला सामने आया। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हलफनामे में 2 लोग ऐसे हैं जो जन राज्य पार्टी के सदस्य हैं और इन दोनों ने जन राज्य पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया था। जन राज्य पार्टी ने इनकी शिकायत चुनाव आयोग से की और आपकी सदस्यता रद्द करने की अपील की। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में कल सूबे भर में ताबड़तोड़ अभियान चलाते हुए 125 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पीएमटी घोटाले में मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में छापेमारी कर 15 छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया। एसटीएफ के मुताबिक 171 स्टूडेंट्स पीएमटी फर्जीवाड़े में शामिल हैं। पीएमटी घोटाले मामले में मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने छापा मारकर 12 छात्रों को हिरासत में लिया। पीएमटी भर्ती घोटाले में एसटीएफ की टीम भोपाल में इन छात्रों से पूछताछ करेगी। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 15 जून को भोपाल में लक्ष्मीकांत शर्मा को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारा ने शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस घोटाले को बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला करार दिया है। व्यापम घोटाले में खनन कारोबारी और बीजेपी नेता सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय शंकर मेहता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। शिवराज ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। पीटी पीएमटी की परीक्षाओं में पैसे लेकर लोगों को नौकरी दिलवाई गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। प्रीति जिंटा के आज शाम तक मुंबई लौटने की खबर है। नेसवाडिया पर दर्ज कराई गई एफआईआर के सिलसिले में मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज करना चाह रही है। सूत्रों से खबर है कि प्रीति आज पुलिस में अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। प्रीति जिंटा ने ट्वीट कर किंग्स 11 पंजाब के अपने शेयर बेचने और अमेरिका में शिफ्ट होने की अटकलों को खारिज किया है। प्रीति ने लिखा है कि मीडिया में लगाई जा रही अटकलों से मैं हैरान हूं। मैं न अपनी हिस्सेदारी बेच रही हूं और न ही अमेरिका में बसने जा रही हूं। उधर नेस वाडिया विवाद के पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। दरअसल नस्ली वाडिया को मिली धमकी में एक लड़की को परेशान न करने की बात कही गई थी। कॉल में लड़की का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रीति जिंटा है, जिनका नुस्ली के बेटे नेसवाडिया के साथ विवाद चल रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि नुस्ली वाडिया के सहयोगी के फोन पर धमकी भरे कॉल और एसएमएस की भी जांच होगी। मारिया ने कहा कि वॉइस बैंक से आवाज की भी जांच की जाएगी। इस मामले में धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।
अब खबर यूपी के महाराजगंज से, जहां भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ये ट्रक दिल्ली से काठमांडू जा रहा था। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। जिस ट्रक में आग लगी इसमें ज्वलनशील केमिकल और टायर लगा था। इसके चलते आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरा ट्रक धू धू करके जलने लगा। ट्रक में आग लगने से NH-29 पर घंटों जाम लगा रहा। पंजाब के चंडीगढ़ में पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के चलते करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। फायर फाइटर्स ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के चलते भगीरथी, भिलंगाना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते देख बाढ़ की आशंका से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी इस वक्त 1102 मीटर के खतरे के निशान में सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है। तिलोथ, पुरीखेर और वाल्मीकि बस्ती को संवेदनशील इलाकों के रूप में चिन्हित कर लगातार चौकसी बरती जा रही है। भागीरथी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए यहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। उनके जहन में बीते साल आए सैलाब की यादें ताजा हो गई हैं। भागीरथी की धारा अपनी दिशा बदल रही है। ऐसे में लोग रात रात भर जाग कर गुजार रहे हैं। मंडी हादसे मामले पर आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार नई रिपोर्ट दाखिल करेगी। पिछली रिपोर्ट को नाकाफी बताते हुए कोर्ट ने सरकार से नई रिपोर्ट देने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हादसे के शिकार छात्रों के कॉलेज को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि आज हैदराबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस मामले में अपना पक्ष रख सकता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में व्यास नदी से कल 2 और छात्रों के शव बरामद हुए थे। अब तक 10 छात्रों के शव बरामद हो गए हैं। अभी भी 14 छात्रों का कुछ पता नहीं चला। 8 जून को हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र व्यास नदी में बह गए थे। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कर्नाटक की एक लड़की से रेप का मामला सामने आया। कर्नाटक का ही एक शख्स नौकरी का झांसा देकर उसे दिल्ली लेकर के आया और यहां उससे रेप किया। आरोपी लड़की को लेकर कई हिल स्टेशन भी गया। बताया भी जा रहा है कि आरोपी ने लड़की का अबॉर्शन भी करवाया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के वलसाड में 2 आदिवासी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया। हथियार की नोक पर 5 बदमाशों ने 9 मजदूरों के परिवार को बंधक बनाया, फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बदायूं गैंगरेप मामले में आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। सीबीआई ने आरोपियों का मामला सामने आया। हथियार की नोक पर 5 बदमाशों ने 9 मजदूरों के परिवार को बंधक बनाया, फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बदायूं गैंगरेप मामले में आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। सीबीआई ने आरोपियों का नार्को, ब्रेन मैपिंग और लाइट डिटेक्टर टेस्ट चाहती है। इन टेस्टों पर आरोपियों की सहमति के लिए इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के पटेल नगर में एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। पुलिस को शक है कि लूटपाट का विरोध करने पर महिला की हत्या की गई। दिल्ली के बख्तारोपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी, साला और ससुर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। चारों की ही मौत हो गई। गोली क्यों मारी गई इसका पता नहीं चल पाया है। 30 साल के सोनू के साले तरुण की बारात निकलने वाली थी, तभी सोनू वहां पहुंचा और ससुर, साले और पत्नी को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दिल्ली के करोल बाग में कारोबारी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर एक कारोबारी ने दूसरे बिजनेसमैन पर जानलेवा हमला किया था। वो अपने साथ कई गुंडे भी लेकर आया था। इस हमले में कारोबारी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार धंसने से हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी रूप से बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंसेफेलाइटिस से बुधवार को 4 और बच्चों की मौत हो गई। जिले में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं इंसेफेलाइटिस से बीमार 46 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के फिरोजाबाद में हथियारों से लैस बदमाश घर के बाहर सो रही 15 साल की एक लड़की को उठाकर ले गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल करने को लेकर डूटा ने कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। डूटा का आरोप है कि कुलपति ने नियमों की अनदेखी कर 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू कराया है। इसमें आईसा, एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई शामिल रहे। एमपी के इंदौर में बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। बदमाश एटीएम मशीन तोड़कर रुपए निकाल पाते उससे पहले ही लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के सिमडेगा में नक्सली संगठन पीएलएफआई की गन फैक्ट्री और ट्रेनिंग कैंप को पुलिस ने ध्वस्त किया है। झारखंड पुलिस ने
कैंप से गन बनाने की मशीन, जनरेटर, बम और हथियार बनाने के सामान भी बरामद किए। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने एक पर हमला कर दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित के मुताबिक आरोपी उससे रंगदारी मांग रहे थे। इससे पहले भी बदमाश उस पर हमला कर चुके हैं। पुलिस जांच कर रही है। यूपी पुलिस के सिपाही अब राइफल की जगह रिवॉल्वर लेकर ड्यूटी करेंगे। यूपी सरकार ने यह आदेश दिया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत राजधानी लखनऊ से होगी, जहां पहले चरण में 5,500 सिपाहियों को रिवॉल्वर दी जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दुर्लभ प्रजाति के लाल रंग के सांप पकड़े गए हैं। तस्करी के चलते इनकी प्रजाति खतरे में पड़ गई है। चीन और थाईलैंड में इन सांपों की काफी डिमांड है।